द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे की। यूपी दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। अब दोस्तों प्रधानमंत्री साहब के जाने के 24 घंटे भी नहीं हुए कि ऐसी खबर सामने आ गई जो बहुत ही हैरानीजनक है और प्रधानमंत्री साहब के लिए उपहास का केंद्र बन गई। दरअसल दोस्तों करीब 45.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार बीएचयू अस्पताल का एमसीएच विंग यानी मातृ शिशु केंद्र, जिसका न केवल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 1583 करोड़ में शामिल परियोजनाओं में से किया था, बल्कि वहां खुद पहुंचकर डॉक्टरों के साथ तीसरी लहर के लिए जागरूकता वाले कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उस एमसीएच विंग के एक हिस्से का फॉल्स सीलिंग 24 घंटे के अंदर गिर गया। तो दोस्तों जो छत में सीलिंग की जाती है वो प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने के 24 घंटे के भीतर ही गिर गई। दरअसल दोस्तों एमसीएच विंग के एक हिस्से की फॉल्स सीलिंग गिरने की खबर से हड़कंप मच गया, लेकिन उस उहापोह पर बीएचयू अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक अंकुश लगाते हुए किसी तरह की दुर्घटना या अचानक फॉल्स सीलिंग करने की बात से इनकार करते हुए वहां बचे काम को पूरा करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने न केवल 1583 करोड़ की लागत से बनकर तैयार कुल 284 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, बल्कि उन नई उद्घाटन होने वाली योजनाओं को देखने पीएम खुद भी गए थे। इसी विंग में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी लहर को लेकर चिकित्सकों को संबोधित किया था। इसी इमारत के ओपीडी की फॉल्स सीलिंग गिरने की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के 24 घंटे के बाद आने से हड़कंप मच गया। अब दोस्तों थोड़ा प्रकाश पेट्रोल के भाव पर भी डाल लेते हैं कि भारत में कहाँ कितना महंगा और क्या रेट है। अगर बात करें भारत की दोस्तों, भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतरीन लीड के साथ आगे बढ़ रहा है, जो कि मध्य प्रदेश वासियों के लिए किसी महानतम उपलब्धि से कम नहीं है। और दोस्तों पेट्रोल इस कदर क्यों दौड़ रहा है, इसको पूर्व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अच्छे से समझा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो मंत्री के साथ साथ बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं। वो अंदाजा लगाकर बता देते हैं कि किस मौसम में कितना भाव हो सकता है। पिछले दिनों जब वो पेट्रोलियम मंत्री थे दोस्तों, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि सर्दी की वजह से ये दाम बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों अब ये लॉजिक भाजपा समर्थक या भाजपा नेताओं को सही लग सकता है दोस्तों, बाकी देश की जनता को उनका ये लॉजिक एक मजाक लगता है। दोस्तों आपको चलो कुछ देशों में पेट्रोलियम के भाव बता देता हूँ। इनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जहां भारत से आधे रेट में पेट्रोल मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में आज 52 रुपये प्रति लीटर है पेट्रोल के दाम। ओह सॉरी, अगर किसी को बुरा लगा हो पाकिस्तान के भाव सुनकर, क्योंकि आपको गोदी मीडिया ने तो पाकिस्तान कंगाल दिखा रखा है, फिर भी उनकी सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए। भाई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, आपको अगर मेरी बात पहुँचे तो कृपया तेल के दाम बढ़ाकर कंगाली को दूर कर लो। अगर आपको तरीका नहीं मालूम तो आप भारत से सीख लो। भारत सरकार ने पेट्रोलियम से सिर्फ 10 महीने के भीतर 2,94,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए थे, कमा लिए थे। ये होता है दिमाग। आपको दिमाग का भी इस्तेमाल नहीं करना आता और मुकाबला करते हो भारत का हद है। आपको हम भी तब माने तुम्हें जब तुम भी 112 रुपये में पेट्रोल बेचकर दिखा दो अपनी जनता को, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 56 इंच का सीना होना चाहिए और साथ में जुबान भी। बहरहाल दोस्तों आपको विस्तार से पेट्रोल के दाम बता देते हैं। मध्य प्रदेश के बालाकोट में लोगों ने 1 लीटर पेट्रोल 112 रुपये से ज़्यादा चुकाकर खरीदा। अगर डॉलर को रुपए में देखें तो इस वक्त न्यूयॉर्क में 1 लीटर पेट्रोल यानी गैसोलीन 60 से 62 रुपये में मिल रहा है। इस तरह से बालाकोट में पेट्रोल न्यूयॉर्क के मुकाबले करीब दोगुना महंगा है। अगर दिल्ली की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र सरकार 33 से 34% उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार 23% वैट वसूलती है। डीजल पर केंद्र सरकार 35 रुपये 66 पैसे और राज्य सरकार 14 रुपये 5 पैसे टैक्स वसूलती है। यानी पेट्रोल की कीमतों में 55% और डीजल की कीमतों में 50% तो टैक्स ही शामिल है। पेट्रोल पर कितना टैक्स लग रहा है और आप तक पहुंचते पहुंचते कितना महंगा हो जाता है, इसे दिल्ली के उदाहरण से समझिए। दोस्तों 41 रुपये की मूल कीमत वाला पेट्रोल 100 रुपये से भी महंगा मिल रहा है। बेस प्राइस 41 रुपये, किराया 36 पैसे, डीलर प्राइस 41 रुपये 36 पैसे, उत्पाद शुल्क 32 रुपये 90 पैसे, डीलर कमीशन 3 रुपये 85, वैट
₹23.43, कुल कीमत ₹101.54। ये आंकड़े इंडियन ऑयल के मुताबिक और दिल्ली में पेट्रोल की कल की कीमतों पर आधारित हैं। दोस्तों, बीते 6 साल में मोदी सरकार की पेट्रोल डीजल से कमाई 307% बढ़ी है। अगर पेट्रोल डीजल पर ₹1 का उत्पाद शुल्क भी बढ़ता है तो सरकार की सालाना कमाई 14,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाती है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पेट्रोलियम उत्पाद पर वैट से राज्य सरकारों ने 2019-20 में 2 लाख करोड़ रुपए और अप्रैल-दिसंबर 2020-21 में 1,35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाई की है। वहीं केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क से 2019-20 में 2,39,000 करोड़ रुपये राजस्व कमाया है। दोस्तों, आयात पर खर्च आपको बता देते हैं। भारत अपनी ज़रूरत का 80 से 85% कच्चा तेल आयात करता है, यानी बाहर से मंगवाता है। कच्चा तेल आयात करने वाला भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यह कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल बैरल में आयात किया जाता है। एक बैरल में 158.98 लीटर कच्चा तेल आता है। दोस्तों, शुक्रवार को यह $73 प्रति बैरल यानी 5,468 रुपये था। इस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत ₹34 के आसपास है। इस पर भारत की निर्भरता कितनी है, इसी आंकड़े से समझा जा सकता है कि देश ने अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के बीच 1.5 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात किया था। कच्चे तेल की कीमतें पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक तय करता है। यह संगठन 1960 में बना था। 13 देश इसके सदस्य हैं। दुनिया की ज़रूरतों का 40% कच्चा तेल सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात मुहैया कराता है। दोस्तों, सरकार जो टैक्स पेट्रोल और डीजल पर वसूलती है, अगर वो केंद्र सरकार आधा टैक्स लेना शुरू कर दे और राज्य सरकारें भी आधा टैक्स लेने लगे तो तब भी आपको 70 से 75 रुपये में पेट्रोल और 60 से 65 रुपये में डीजल आसानी से मिल जाएगा। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि सरकार इन सबसे मोटी कमाई कर रही है। जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि पिछले 10 महीने में केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम से 2,94,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। दोस्तों, तीसरी खबर बिहार से है, जहां सुशासन बाबू उर्फ नीतीश कुमार की सरकार है। दोस्तों, नीतीश बाबू ने अपने पिछले कार्यकाल में राज्य में शराब पर बैन लगा दिया था, जो कि एक बहुत ही साहसिक और अच्छा कदम था। लेकिन इसका असर सिर्फ इतना था कि जो पहले सार्वजनिक रूप से शराब मिलती थी तो अब चोरी छिपे मिलने लगी। आपको बता दें दोस्तों, ब्लैक में बेचने के लिए कहीं ना कहीं सिस्टम का भी हस्तक्षेप होता है। तो अब दोस्तों, बिहार में 16 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। माना जा रहा है कि इन सभी लोगों की मौत जहरीली शराब के कारण हुई। दोस्तों, बिहार के पश्चिमी चंपारण में 16 लोगों की मौत पर बेतिया प्रशासन ने कहा कि 15 जुलाई को शाम 7 बजे ये पता चला कि लोरिया प्रखंड के देवरुआ गांव, रामनगर प्रखंड के जोगे और बग्गी गांव में पिछले 2-3 दिनों में 8 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। इस मामले में अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी मृतक परिजनों से मुलाकात की। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल शराब पीने से मौत की पुष्टि नहीं हुई। 2 लोगों के परिजनों ने मेडिकल का पर्चा भी दिखाया, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये लोग बीमार थे और इसी वजह से इनकी मौत भी हुई। बाकी 6 मौतों को संदिग्ध माना जा रहा है। इसके अलावा मुमताज नाम का एक शख्स अस्पताल में भर्ती है। पूछताछ में पता चला कि उसकी तबीयत शराब पीने से बिगड़ी। ठग शाह चुलाई नाम का एक शख्स जो शराब का धंधा करता है, उसके यहाँ से शराब पीने के कारण मुमताज की तबीयत खराब हुई और इसको लेकर लोरिया थाने में FIR दर्ज कराई गई और जांच जारी है। बिहार की डिप्टी CM रेणु देवी ने कहा कि जांच जारी है, संबंधित अधिकारी इस मामले में जानकारी हासिल कर रहे हैं। स्थानीय लोग इस पर बात करने को तैयार नहीं, हम हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने इस खबर को ट्वीट कर कहा, बिहार में सुशासनी शराबबंदी से हर साल हजारों लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं। शराबबंदी के कारण सत्ताधारी लोग बिहार में 30,000 करोड़ की समानांतर अवैध इकोनॉमी चला रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर लाखों दलित और गरीब जेलों में है। पुलिस भ्रष्ट और अत्याचारी बन चुकी है। दोस्तों, सबसे हैरानीजनक बात यह है कि शराबबंदी के बाद भी आज तक की एक खबर के मुताबिक मीडिया से बातचीत में गांव वालों ने कहा है कि सब लोग जानते हैं कि गांव में शराब बेची जाती है, पर कोई पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। यानी सबको डर लगता है। और सरकार और प्रशासन को इस पर रोक लगानी चाहिए, नहीं तो इस गांव का भविष्य अंधकार में है। ये उस राज्य का हाल है दोस्तों, जहां पिछले 6-7 साल से शराबबंदी है और फिर भी लोग जहरीली शराब पी पी कर मर रहे हैं। इसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं।
दोस्तों द निराला टीम में आज इतना ही। मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।